यूनिट है हमारा जी बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक। बेटा आप म्यूट कर लें, या ये पता नहीं कोई अजीब सी आवाज़ आई थी अभी, मेरी आवाज़ इको हो रही थी। ओके, यहाँ पे टॉपिक है जी पहला, एटम, आयन, मॉलिक्यूल और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट के यूनिट में मुख्तलिफ सब टॉपिक्स हैं। उसमें से जो पहला टॉपिक जिससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये उसमें से कुछ 5 से 6 एमसीक्यूज़ थ्योरेटिकल हैं, और फिर उसके बाद कुछ डाटा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, ये वो गिवन है। और यहाँ तक हमारा पहला टॉपिक कवर होता है। मैं इसको ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ बेटे। वो कह रहे हैं जो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसके 4 ऑप्शंस वो देता। तो ये क्या है, ये सम है ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है, अगर एक H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है ये 2 × 1 ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इसका 18 ग्राम्स है। तो ये क्या है, ये सम अप है ऑफ ऑल दी अदर, आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या जो आप एटम्स होती हैं। तो एटॉमिक मैसेस का सम जब करते हैं तो ओवरऑल ये इक्वल आता है मॉलिक्यूलर मास के। फिर एटॉमिक मास यूनिट जो है ये डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, कि हम कहते हैं कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम जितना होता है, ये कंपैरेटिव एक यूनिट है। इसको इतना ही याद रखिए। फिर जी के मॉलिक्यूलर आयन, एक मॉलिक्यूल है जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, तो वो आयनिक फॉर्म में कब जाता है, या उसको आयन हम अगर बनाना चाहें तो क्या करते हैं, अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को थ्रो करें, अल्फ़ा पार्टिकल को या एक्सरो को, और तीनों से ही जो है वो आयन्स बनाने का प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जा सकता है। फिर जी कि कौन सा आयन जो है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो हमेशा यूनी नेगेटिव आयन होता है। साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है अपॉन किस पे भाई, तो साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो एटोमिसिटी यानी नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करता है। एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। शेप से मुराद ये है कि आइदर द मॉलिक्यूल इज़ लीनियरली अरेंज्ड एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लीनियरली अटैच है, या आप कहें कि ब्रांच स्ट्रक्चर है, किस तरह का वो शेप रख रहा होता है। तो दोनों पे डिपेंड करता है कौन जी, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। सैंड जो है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। माल्टोज़ जो है ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है, इसलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बल्कि 2 ग्लूकोज की यूनिट्स हैं, दैट्स ऑफ इनफ। जो बाकी हीमोग्लोबिन, डायमंड और सैंड हैं, ये आप कहें कि सैकड़ों और हज़ारों जो है वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के साथ होके बन रही होती है। फिर जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बेटे बताया था कि ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उनके चार्ज है, उनके मैसेज लिखे हुए हैं, और एटॉमिक मास यूनिट में हम इनको काउंट करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है एक प्रोटॉन का मास, और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू दिस नंबर ऑफ़ किलोग्राम्स, राइट। इसके बाद हम आ जाते थे, हमने ये नोटेशन दी हुई थी A Z को कौन से वाला नंबर होता है, ठीक है। और ये करने के बाद हमारा अगला टॉपिक था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के ये फिर नोट्स अगेन से ये सम अप किए हुई कुछ बुलेट्स हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, डिफरेंट होगा मास नंबर। फिर इसके बाद क्या होगा, सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, और स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। यानी डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। और इसी बात पे एक MCQ भी है, क्यों सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्योंकि दो एटम्स आपस में कैसे बॉन्ड करते हैं, जैसे अगर मैं आसान करके आपको समझाऊँ, तो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, कभी भी ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो केमिकल तो है भी यही कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसी से डेवलप होती हैं कि इन दो के बीच एटम्स का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कितना है। फिर इसी तरह वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जा रहे होते हैं, और फर्दर उनकी केमिकल नेचर क्या, इधर दैट इज़ एसिडिक और बेसिक। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बेटे कि आपके पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो तो वेरी कर सकती हैं आइसोटोप्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। अब इन दोनों में देखें एग्जांपल, कार्बन 12 का एक आइसोटोप पड़ा है जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है। एक कार्बन 13 का है, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं 7 न्यूट्रॉन्स हैं। एक कार्बन 14 है जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। इट मीन्स all of the 3 carbon isotopes have the same number of protons while the different number of neutrons. Overall, thus the mass of the carbon 13, 12 and 14 will be different.
बिल्कुल इसी तरीके से इफ़ यू लुक एट द क्लोरीन 35 isotope, we are having the 17 protons and 18 neutrons, while on the other hand in case of the chlorine 37 isotope we have the 17 protons and 20 neutrons. In this case as well we are having the same protonic number and different in the neutron number. As a result we differ in the mass, right? इसके बाद next आ जाता है जी isobars. Isobars are also a sort of species having the same mass number which is purely contrary to that of the isotopes. Isotopes के अंदर अगर आप देखते हैं बेटे तो you have different mass number, ठीक है, right, and the same atomic number. This is opposite to that of isotopes. Isobars are having the same mass number but different atomic number. And we have an example of argon and calcium. And this is also included in the question of MCQs we have already solved in the previous lecture. Here is the argon 40 which is having 18 protons and 22 neutrons, right? Now in this case calcium 40 we have the 20 protons and 20 neutrons. Sum of these both particles, the proton and neutron, overall is equal to 40 in case of argon, and same sum of two particles, that is the protons and neutrons, we are getting the sum as 40, which is equivalent to that of the mass of argon. So isobars are the one species having the same mass and different atomic number. Isotones have the same number of neutrons. If you look at C14 and oxygen 16, we have the 6 protons but 8 neutrons. In oxygen 16 we have the 6 protons and 8 neutrons. We are having the same number of neutronic species only, right? We are not concerned to that of the protonic species because protonic sameness is related to that of isotopes. Now the isoelectronic species, the already concepts which have been told to you in the last lecture, right? In this case we are having sodium positive ion, Mg plus 2 ions, and aluminium plus 3 ions, as well as the neon. These all 4 species have 10 electrons. In fact, in actual case sodium neutral atom have the electronic strength as 11, magnesium has 12 electronic strength, and aluminium have the 13. We are removing the electrons 1, 2 and 3 respectively and through all these atoms, sodium positive ion, and making it into the Mg positive 2 and aluminium positive 3, while neon is in a neutral situation which is having 10 electron and completing its p orbital, as well having the 6 or outermost shell, which is the second shell of the neon, is having 8 electrons, which is making it inert and also called as the noble gases. Okay, MCQs related to these, including some theoretical as well as some numerical data. If there will be, I will repeat it in one go. The number of isotopes occupied by the palladium is 6, which is purely a reticulation simply. Next, the properties in which the isotopes differ are physical properties. We have already discussed 2 minutes ago. The mass spectrometer used to determine the isotopes in the solid state. Do not mix up these two names. एक ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ मीटर होता है और एक डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, राइट? डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोग्राफ is used, this one is used to not only detect the solid state isotopes but also the percentage abundance, right? Percentage abundance can be determined by the Dempster's mass spectrograph. Here in this question it is asking about the spectrophotometer, which is used to determine the number of isotopes in the solid state of a sample. Only what kind of isotopes are present in a solid sample, then we will use a simple Austin's mass spectrometer, right? In case of determining their percentage abundance, which isotope is present in how much abundance, then we will follow up the Dempster's mass spectrograph, right? Mass spectrometer Dempster is a little bit more complex, more advanced sort of instrument, and Austin's mass spectrometer was a previous instrument जिसमें हम सिंपल है वो ओवरऑल आप बता सकते थे कि आइसोटोप्स कितने हैं. डेम्स्टर में आप परसेंटेज अबंडेंस कंप्यूट कर सकते हैं. जी बेटे आई एम सर एक मिनट दीजिएगा सर, मैं आती हूँ. ओके ओके बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. टॉपिक हमारा ये चल रहा था कौन सा वाला,
आइसोटोप्स वाला, राइट? इसमें आइसोटोप, जी। आइसोटोन्स, पता नहीं क्या। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कितना होता है, तो ये भी रटी रटाई चीज़ है कि 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स तक होता है ये डिफरेंस, जो एक्सेलरेशन के लिए होता है ना। पता है ना एक्सेलरेशन चैम्बर क्या करता होता है? सर अभी छोड़ें इसको, बताएं रट्टे वाली चीज़ है ना। ओके, बस इसको इतना ही रखें फिलहाल। व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन विच द मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर? ज़ाहिर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का असल मकसद क्या होता है, मेन? तो वो ये होता है कि कंपोजिशन इन द सैंपल चेक करें कि कौन कौन से आइटम्स इसमें प्रेजेंट है या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फिर जी नेक्स्ट है आपके पास कि विच स्पीशी ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू बम्बार्ड विद द सैंपल फॉर विच मैस स्पेक्ट्रोमीटर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन परफॉर्म। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन से चीज़ें आप बम्बार्ड करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से वो काम ले रहे होते हैं। अब ये वो वाला MCQs है जो हमने ऊपर भी एक थोड़ा बहुत इसका शॉर्टली देख लिया है, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि अगर अर्गोन हैज़ 18 यानी कि एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन 18 है, मैस 40 है। कैल्शियम हैज़ 20 प्रोटॉन नंबर एंड मैस इज़ 40, दोनों में मैस सेम है, तो क्या होने चाहिए, 812 होने चाहिए। हमने ये देखा है अभी थोड़ी देर पहले, तो ये उसकी लॉजिक नीचे सॉल्व कर पड़ी थी। फिर ये क्लोरीन 35-37 का भी पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी 3:1 वाला मैंने उस दिन भी कराया था कि 3/4 इंटू 35 कर लेंगे प्लस 37 इंटू 1/4, और इनको जब रिजॉल्व करेंगे आपस में तो आपके पास 35.5 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये उसके शॉर्टकट नोट्स हैं, जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ये C6H12 एंड O6, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये बनता है। फिर बेंजीन का क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या बनता है, फार्मूला HO बन रहा है। इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर की रेशियो होती है, उसके अंदर जो फार्मूले यूज होते हैं ये भी ऑलरेडी बताया मैंने कि N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, उनके मैसेज का आपस में रेशियो लेते हैं तो N की वैल्यू आ जाती है। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए परसेंटेज कंपोजिशन है, ये थोड़ा कम्प्लेक्सिटी पे चला जाएगा। अगर आप कर सकें तो करें, अदरवाइज ये स्टेप्स को बेशक आप स्किप कर सकते हैं। अरे ओके, इसके काट दें इसको। मैं इसको रेड कर दूंगा बेटे, छोड़ दें अब मैं अब अच्छा चले मैं इसको काट भी दूँगा। ओके ओके, नेक्स्ट आ ठीक है जाते हैं सर, कि चेक करवाऊंगी ना मैं, तो फिर ये भी आ जाएगा ना बीच में। हो जाएगा। इसके बाद है जी कि अब इससे रिलेटेड MCQs क्या आ सकते हैं एम्पिरिकल। अब वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्पिरिकल फार्मूलाज एक्सेप्ट, सारे एम्पिरिकल फार्मूले हैं नीचे दिए गए सिवाय एक के। अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, जिसमें होल नंबर की रेशो जा सकती है, डिवाइड हो सकते हैं, तो वो एम्पिरिकल फार्मूला तो नहीं होगा। इसका मतलब अभी उसमें मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है उसको, तो N2O4 इस पे 2 का टेबल जा सकता है और NO2 में चला जाएगा, राइट। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, ये दिस इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाइल अदर 3 आर द एम्पिरिकल एज वेल एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें और कोई डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे देखो H2O2 डिवाइड हो सकता है, C2H4 डिवाइड हो सकता है 2 से, P4O10 भी डिवाइड हो सकता है 2 से, ये तीनों डिविजिबल हैं, मीन्स दे कैन बी सिंप्लीफाइड बाय अ होल नंबर रेशियो, वाइल N2O जो है दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए ये एम्पिरिकल फार्मूला पहले वाला है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटेड बाय सिंपल इंटीजर, ज़ाहिर है एन से रिलेट किया जाता है, हमने ऊपर फार्मूले में भी देखा है और कैलकुलेशंस भी की। अब वो कहता है कि जी CH2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 ग्राम है, और इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो वो C6H12 एंड O6 है, ये आपको पहले से ही पता है। तो इसमें ये सोल्यूशन पड़े इफ़ यू वांट सी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है। अगेन से मोलर मैस और एवोगैड्रो नंबर है, ये सारी चीज़ें हमने उस दिन डिस्कस की हैं। सिंपल अगर फार्मूले पे आ जाएँ तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मैस स्मॉल एम और मोलर मैस होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, वही n स्मॉल जो मोल्स होते हैं ना उसको Na से मल्टीप्लाई कर लें, और गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.414 लीटर करते हैं, तो फिर आप मोल्स भी निकाल सकते हैं ऑफ गैसियस समथिंग। ओके, इसके बाद आ जाता है सम ऑफ ऑल द एटम्स इन द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला, जैसे H2A2 इंटू 1 हाइड्रोजन का मैस 2 एटम है हाइड्रोजन के, प्लस 16 तो 18 ग्राम्स है। CO2 में 12 प्लस 2 इंटू 16 दिस इज इक्वल टू 44, and NaCl is having the 58.5 grams inverse mole. Okay, next
एवोगैड्रो नंबर विच इज़ एन ए, एंड की कंसेप्ट क्या होते हैं जी। 1 ग्राम एटम जो है वो एटॉमिक मास इन ग्राम्स, और इसमें कितने एटम्स होंगे जी, एन ए नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल विल हैव द मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, राइट, एंड द एन ए मॉलिक्यूल्स, एंड 1 ग्राम आयन जो है इज इक्वल टू आयोनिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू सोडियम आयन्स। अब इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो ये बताता है, पूछ रहा है, थ्योरेटिकल MCQs भी होंगे, कुछ सॉल्यूशन वाले भी होंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कौन से वाली है, तो ये मैंने जो स्टेटमेंट हाईलाइट कर रखी है और बोल्ड कर रखी है, ये दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है O2, तो O2 में, तो O2 के मॉलिक्यूल्स तो एवोगैड्रो नंबर होंगे 1 मोल में, बट द एटम्स विल बी 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि एक O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस विल हैव द 2 मोल्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, और ये गलत है, इसने कहा है कि सिर्फ एवोगैड्रो नंबर के अगेंस्ट होंगे, ठीक है। ओके, असेंबल नॉट ओनली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट बट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द 1 ग्राम एटम। जहाँ इसका क्या मतलब है, आपने अगर एक ले लिया है किसी भी एटम का सिंबल ले लिया, जैसे हाइड्रोजन H लिखा होगा सिंपल, तो ये H क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कह रहे हैं कि ये ना सिर्फ इसका एटॉमिक मास एक और चीज़ नहीं, बल्कि ये बताता है कि इतने ग्राम एटम्स जो हैं या इतने मोल्स हैं ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन सोल्यूशन वाला है जी। 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस Al2O3। इसके लिए उसने जो वर्बल स्टेटमेंट दी है, इसको आपने सॉल्यूशन फॉर्म में लेके जाना है, तो पहले इसकी इक्वेशन लिखिए, और इक्वेशन भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए लाजमी। ये पहली शर्त है स्टोइकियोमेट्री को आगे आप जो है वो रिजॉल्व कर रहे होते हैं, जब यानी उसके न्यूमेरिकल्स को ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट स्टेप्स में ले जाते हैं और फिर उसके आउटकम पर ले जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है बेटे वो है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दिया है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली with how much of O2, this means aluminum is reacting with oxygen। तो अमाउंट किसके साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफाइड, राइट। वो कह रहे हैं कि आप बताएं जी कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम जो 27 होना चाहिए, यानी 27 ग्राम सारा यूज़ हो जाए तो क्या होगा। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बन रहा होता है। अब 27 ग्राम्स का 1 मोल होता है, यानी 1 मोल एल्यूमिनियम में वो पूछ रहे कितने मोल बनेंगे। तो पहले आप देखें 4 मोल एल्यूमिनियम है, तो 2 मोल Al2O3, सॉरी 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे ऑक्सीजन की। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ O2। फिर 1 मोल के लिए कितना रिएक्शन होगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो 3/4, तो ये 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा। मैस ऑफ O2 इज इक्वल टू इन्हीं मोल्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 24 ग्राम्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और 24 ग्राम्स ये ऊपर कहीं गिवन है कितने के साथ रिएक्ट करेगा, और यही हमारी डिज़ायर है। ओके, mass of a mole of electrons, ये ऑलरेडी सॉल्व किया था हमने, 0.55 आता है। ये इलेक्ट्रॉन एक का मैस है इन ग्राम, और उसको Na वगैरह नंबर से मल्टीप्लाई करें, और फिर आपके पास जो आंसर है वो ये है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इन 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2, ये भी हमने सॉल्व किया था। 4.4 ग्राम इज़ 0.1 मोल। 0.1 मोल में क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आपके पास 1.2 कार्बन और मल्टीप्लाइड बाई 20⁻³ ये होंगे, और ये सोल्यूशन और पढ़ा है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटम एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम की 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, सॉरी। अच्छा, इसका आंसर भी यहाँ नहीं लगा हुआ, तो अंडरस्टूड है, ये उधर इसने लिख दिया कि स्टेटमेंट भी जो है ना ये वाली इनकरेक्ट है, तो ये उसकी रीज़न भी उसने दे रखी है। फिर आ जाता है मोलर वॉल्यूम, ये भी हमने ऑलरेडी चीज़ें बहुत पढ़ रखी हैं कि इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, दैट इज़ इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, राइट। सो ये इसमें कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि आप इस चीज़ों को गो थ्रू हो जाएंगे, आपकी रिवीजन है। और अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन वाले पे, ये भी हमने कर रखा था, एक 1 गो में बताता हूँ कि 5.6 लीटर्स ऑफ अ गैस, ये हमने उस दिन भी किया था कि ये गैस कितने लीटर्स हों, तो वो NTP पे फाउंड किए गए कि उनका मैस जो है वो 11 ग्राम बनता है। अब बेटे
सोल्यूशन क्या है, वो कहता है कि एट एनटीपी 1 मोल किसके इक्वल 22.414 डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है। अब मोल्स इन 5.6 लीटर में कितने मोल होंगे, तो 5.6 गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम इक्वल टू 0.25 मोल्स। अब मोल्स से आप मोलर मैस निकालेंगे तो आपको 44 ग्राम आता है। दिस इज व्हाट वी आर फाइनलाइजिंग आवर मोलर वॉल्यूम एज वेल। अब हमारा मोल्स हो गया, मोलर वॉल्यूम तक, ये चीज़ें हमने कवर कर ली, नंबर ऑफ पार्टिकल भी ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं स्टोक्योमीट्री। अब स्टोक्योमीट्री में क्या है जी, ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इट इन दिस सॉर्ट ऑफ द केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट्स आर gonna react to make how much of the product, right? So in case of quantitative measurement of the reactants and the amount of the products which is being formed, इसको हम जब डील अप करेंगे तो राइट वी विल डिस्कस इन द स्टोइकोमेट्री। सो वी आर हैविंग सम बेसिक स्टेप्स और सॉर्ट ऑफ रूल्स अपॉन विच वी कैन कैलकुलेट इन अ ईजी मैनर। सही है। अब क्या है जी कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच इज द स्टेप 1 एंड द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही आपने ठीक नहीं लिखी है, बैलेंस ही नहीं की है, तो भाई आप क्या बना रहे हो। मैं इसकी एग्जांपल बिल्कुल आसानी से आपको ये दे सकता हूँ कि H2 + O2 और यहाँ से ये बनाता है H2O। अब मुझे बताएं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ देखें, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 1 पड़ा हुआ है, तो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो वी आर प्लेसिंग द 2 एज अ कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ H2O प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 और ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स कि O2 हो गया, लेकिन 2 2s आर 4 टाइम्स आपका हाइड्रोजन हो गया। सो वी आर हैविंग अ 2 कोफिशिएंट एज वेल इन द लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो 2 2s आर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 2 जो है वो ऑक्सीजन के एटम है। तो यहाँ देखें तो 2 2s आर 4 और 0। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल तरीका है कि आपने सबसे पहले बैलेंस करना है। दिस इज़ द स्टेप 1 इन द स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन। अब स्टोइकोमेट्री आपने कर ली, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स को लेके आना है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके, मोलर मैस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम का कर सकते हैं, और एवोगाड्रो नंबर का फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर क्या करेंगे जनाब, हमने जब ये भी कर लिया कि तीनों तरफ से हमने मोल्स निकाल लिए, यूज़ द मोल रेशो, यानी फ़लाँ प्रोडक्ट से जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि इसके इतने मोल रिएक्ट करे तो इतना प्रोडक्ट बनता है। अब क्या होगा, तो मोल रेशो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने फाइंड आउट करने हैं जो आपको सब्सटेंस डिज़ायर्ड है और अननोन है आपके लिए, उसके आपने मोल्स फाइंड करने हैं। और फिर क्या करना है, उन मोल्स को आपने मैस में, लीटर में या पार्टिकल में कन्वर्ट करना। एक मिनट चलें। अब बेटा यहाँ पे एक मैंने सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश किया ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ है जी 4 मोल्स ऑफ SO2, ठीक है, और ऑक्सीडाइज टू SO3 यानी SO2, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, अब वो कहते हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। एक मिनट बेटे, तो हमें जो गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ से पता चला कि आपने 4 मोल्स SO2 के वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किस में जी, SO3 में। अभी कितने मोल ऑक्सीजन के यूज़ होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि 4 मोल के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, आप ये फाइंड आउट करके दें। तो सबसे पहले तो हम ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बनाते हैं और यही हमारा पहला स्टेप होता है। तो बेटे यहाँ पे आप देखें, आपने इक्वेशन को बैलेंस किया SO2। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अलग करके दिखाऊँ ताकि आपकी समझ में अच्छा आए, SO2 + O2 और ये प्रोडक्ट देता है SO3। अब यहाँ देखें तो ऑक्सीजन के 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने पड़े हैं, सिर्फ 3 एटम्स पड़े हैं। एक सल्फ़र है, एक सल्फ़र है, चलो सल्फ़र तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2s आर 6 हो जाता है, ठीक है। अब सल्फ़र भी 2 टाइम हो गया है, याद रखिए, ठीक है। आपने फिर यहाँ भी 2 लगा देना है, 2 2s आर 4 और ये 2 और S जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपके पास अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप इसी को बेस बनाते हुए आपने MCQs जो हैं वो सॉल्व आउट करनी है। अच्छा, अब हम पहले इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वो कहता है मोल रेशो, अगर हम देखें, उसने कहा था कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल जो कि रिक्वायर होते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। अब 2 मोल, याद रखें इधर, 2 मोल SO2 के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही मोल रेशो कहती है कि मोल रेशो इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ SO2 रेशो, यानी रिएक्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपको 4 मोल के रिएक्शन करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 1/2 हो जाएगा और ये 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ आएगा। मैं इसको आसान थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मकसद ये है बेटे कि 2 मोल SO2 के हों तो वो रिएक्ट करते हैं आपके 1 मोल ऑफ O2 से। तो 1 मोल ऑफ SO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये करेगा 1/2 मोल ऑफ O2 से। और हमें क्वेश्चन वाला क्या कहता है? 4 SO2 के मोल हों तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 1s 2 टाइम्स, तो 2 मोल ऑफ आंसर जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये बहुत एक आप कहें कि आसान सा था। मज़ीद जो है मैं आगे की तरफ हम कंटिन्यू करते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है। ये उसी स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन का एक सब टॉपिक आप कह लें हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक, राइट। ये जो है वो यानी आप कहें कि अगर आपको ग्रिप आ जाती है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को बिल्कुल शॉर्टकट में भी देख सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ना इसमें एनालिसिस करते हैं और इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप देखते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले तो बात है आपको पता होना चाहिए कि है कौन सा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसमें कुछ बच जाए, ठीक है। नेम इंडिकेट करता है कि ये लिमिट करता है द प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। तो ये ज़ाहिर बात है, जब सारे का सारा यूज़ हो गया तो उसके बाद मज़ीद प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो ये ख़त्म हो जाएगा। डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ज़ाहिर है मैक्सिमम अमाउंट से क्या मुराद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रोडक्ट बन सकता है, इससे ज़्यादा मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन उसकी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी, ऑल दी अदर रिएक्टेंट्स आर इन एक्सेस। तो जो एक लिमिटिंग होगा बाकी सारे रिएक्टेंट्स एक्सेस में होंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले इसने जो है ना पिछले स्टेप में आपको बता दिया था स्टोइकोमेट्री वाले में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन होंगी। इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही, लेकिन इसमें भी अंडरस्टूड है कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखनी है। इसके बाद क्या करना है? पहले स्टेप में आपने मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फाइंड करने हैं। हर रिएक्टेंट के मोल्स आप फाइंड करेंगे। फिर जी यूज़ द मोल रेशो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इसके इतने मोल यूज़ होके इतना रिएक्टेंट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे मोल रेशो का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है। मैं ज़रा आपको ज़रा दोबारा दिखा देता हूँ। ये मोल रेशो पड़ी हुई है कि ये 2 मोल ऑफ SO2 1 मोल ऑफ O2 के यूज़ हो रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ SO2 से कितना यूज़ होगा? ये 2 उधर डिवाइड हो जाएगा 1/2। फिर 4 मोल ऑफ से कितना होगा? तो ये जो मोल्स की एक दूसरे के साथ रेशो जा बनती है, दिस इज़ कॉल्ड द मोल रेशो। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट्स, ठीक है। जितने भी बाकी रिएक्टेंट्स के मोल्स बनते हैं वो आप रिकॉर्ड करें। मैं इसको थोड़ा सा ना अमेंड कर लूँगा, ठीक है ना। इसको मैं शॉर्टकट में अमेंड कर दूँगा, बल्कि आपको ये तीनों चारों की बजाय ना, बल्कि मैं इधर से कर दूँगा आपको ये साथ में वर्ड फाइल मैंने खोली हुई। ये जो चीज़ें हैं ना, कैलकुलेट द मोल रेशो करने के बाद आपने क्या करना है? इसको भी मोल रेशो को भी अगर आप निकालें ना तो आसान कर लें। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स के आपने मोल्स निकालने हैं फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। फिर क्या होगा? कंपेयर द मोल्स जो प्रोडक्ट के होते हैं, कंपेयर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हम हर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट के मोल बने हैं उनको कंपेयर करेंगे। फिर लिमिटिंग कौन सा होगा? द वन दैट मेक्स लीस्ट प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के सबसे कम मोल्स बनाएगा दैट रिएक्टेंट विल बी
जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट और बाकी जो होंगे वो एक्सेसरी रिएजेंट्स होंगे। अब ये बहुत प्यारी एग्जांपल है, बहुत सिंपलेस्ट तरीके से लिखी हुई है H2 एंड O2 की। अगर आप एग्जांपल को देखें ज़रा, यहाँ पे बेटे अगर आप इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा एनालिसिस करें इसका, तो 2 मोल्स जो है वो H2 के यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो कह रहा है कि 1 मोल जो है वो किसका यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन का, टू मेक 2 मोल्स ऑफ H2O। तो O2 इज़ द लिमिटिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ, अब मैं इसको थोड़ा सा ना इन्हीं 4 स्टेप्स जो मैंने ऊपर आपको दिए हैं, मैं उसी से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये ज़रा हम, ये आपने ज़रा जहन में रखने हैं। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ बेटे। सबसे पहले तो कोई आपको ये कह देना, ये एक इक्वेशन है भाई, कोई आपसे ये कह देता है दिस इज़ द इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में दोनों के आपने शुरू में कितने कितने मोल्स ले लिए, 5 मोल्स। 5 मोल्स आपने दोनों रिएक्टेंट के, H2 के भी ले लिए, ऑक्सीजन के भी ले लिए। एक सिलेंडर या एक बॉक्स के अंदर आपने 5 मोल ऑक्सीजन डाल दी, 5 मोल H2 डाल दिया, और अब आपको कहता है आपसे कि भाई अब बताओ कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा पहले ख़त्म हो जाएगा और कौन सा बाद में रह जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप सबसे पहले उसने क्या कहा, कैलकुलेट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। पहले तो आप हर रिएक्टेंट के मोल्स निकालें, कैलकुलेट करें। यहाँ तो हमें ऑलरेडी गिवन है 5 मोल्स हर रिएक्टेंट के, हमने कह दिया, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालें, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट हमारा है O2 H2O, कितना वाटर बनना है। पहले चीज़ अगर आप गौर से देखें तो 2 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 2 मोल H2 होगा तो प्रोडक्ट 2 मोल H2O बनाता है। इसका मतलब 1 मोल H2 से आपके पास 1 मोल वाटर बनता है H2O वाला, ठीक है। तो अगर आप 5 मोल लेंगे H2, ठीक है, तो 5 मोल से 5 मोल ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। ये तो हमने पहले रिएक्टेंट को H2 को देखते हुए प्रोडक्ट निकाल लिया कि वो 5 मोल आ रहा है। अब यहाँ से हम रोक के दूसरे रिएक्टेंट को देखते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन। 1 मोल जो है ऑक्सीजन होगी ना, तो आपसे 5 मोल वाटर बनता है H2O, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास 5 मोल O2 अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास कितना वाटर बनेगा, वो बनेगा 10 मोल ऑफ H2। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा दे रहा है। अगर पूरे के पूरे 5 मोल्स यूज़ हो जाएं, ठीक है, तो आपके पास बेटे 10 मोल H2 से प्रोडक्ट देता है। ये मैंने मोल्स की फॉर्मेशन में आपको बताया है। यहाँ से प्रोडक्ट के मोल इसके ज़्यादा हैं और H2 से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कम है, तो ये H2 ही लिमिट कर रहा होगा। तो H2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस, ठीक है। अगर ये हम मैस की फॉर्म में करते ना तो फिर हो सकता है हमारे पास हम रिएक्टेंट्स को कंपेयर करते और यही 3-4 स्टेप्स होते हैं। अब मेरे ख्याल से इसने भी थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। O2 इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, नहीं, H2 इन एक्सेस, ये रिवर्स है। ये जो है O2 की बजाय यहाँ पे H होना चाहिए। H2 इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ओके सॉरी। अच्छा बेटा, मैंने जो आपको तरीका बताया है थोड़ी देर पहले, उसमें हमने प्रोडक्ट के साथ एफिलिएशन की है, ठीक है। जब हम एक्सेस या उसकी बात करते हैं ना, लिमिटिंग की, तो हम एक स्टेप ये भी देखते हैं, इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम ईच रिएक्टेंट आपने किए, और फिर आप कंपेयर द, मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, कंपेयर द मोल्स रिएक्टेड by specific reactant। अब जो स्पेसिफिक रिएक्टेंट है ना आपका, जैसे अब मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स पड़े हैं, तो इनके आपस में भी मोल्स को आप कंपेयर करें। यानी इसके 2 मोल H2 के मिल के 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन के आपके लाजमी 2 मोल यूज़ हो जाएंगे, तो सॉरी हाइड्रोजन के 2 मोल यूज़ हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन को उस टाइम पे 1 मोल यूज़ हुआ होगा। तो 5 मोल हमारे पास टोटल थी ना, 5 मोल हमारे पास था H2 और 5 मोल था आपके पास O2। तो जब आपने 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन यूज़ किया, फिर 2 मोल के लिए 1 मोल यूज़ किया,
तो फिर इसके 1 मोल के लिए आपने आधा मोल यूज़ किया, तो इसके तो टोटल हुए 3.5 मोल यूज़, राइट। और इसके सारे के सारे 5 मोल जो है वो यूज़ हो जाएंगे। तो भाई कौन पहले ख़त्म हो रहा है? H2 ख़त्म हो रहा है पहले, इसलिए वो कह रहा है कि H2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है और H2 जो है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसकी वजह से अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लिमिटेड होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद O2 इस, हाँ ये इसने गलत किया हुआ है, ठीक है। जिस भी तरह से आप करेंगे ना तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ना H होना चाहिए। H2 जो है वो लिमिटिंग है, और O2 जो है ये एक्सेस में है। बस इसको यहाँ तक रखें, दिस इज़ ऑल। अब अगली चीज़ जो इसमें थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आ जाते हैं बेटा, ये आपने देख लेना है। और ये एक जो है न्यूमेरिकल आप कहें कि आपके लिए है, जो पता नहीं आपको अब अच्छा लगेगा भी नहीं। ये एक नीचे न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। वो कह रहा है कि एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन की इक्वेशन उसने दे रखी है यहाँ तक। व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मिक्स, यहाँ पे 4 मोल मिक्स होते हैं 5 मोल के साथ। अब वो कह रहा है कि दोनों का हमने अगर एक एक मोल किया तो फिर द नंबर ऑफ मोल ऑफ NO जो बनता है, अब प्रोडक्ट 2 हैं, H2O भी है और NO भी है, तो हम NO की बात करें जो बनता है वो कितना बनेगा। तो बेटे आप सबसे पहले जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल रेशो को ईजी कर लेना है। यानी आपने पहले स्टेप्स पे जाए ना, तो उसमें मैंने कहा था कि हर रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है। तो आप देखें जी कि आपके पास गिवन इस इक्वेशन के अंदर क्या गिवन है भाई, कि अगर आपके पास 4 मोल NH3 है और 4 मोल NH3 से जो आपके पास NO बनता है वो 4 मोल NO बनता है। इसका मतलब 1 मोल NH3 से 1 मोल NO का बनेगा। ये 1 मोल अमोनिया से NO कितना बना? 1 मोल। ये बात हमें पहले रिएक्टेंट से पता लगी। अब वो कहता है अगले वाला पार्ट को हम अगर रिजॉल्व करें, दूसरा जो है पोर्शन वो ये है बेटे कि अगर आपके पास 5 O2 के मोल्स हैं तो उससे NO कितना बनता है? 4 मोल NO के बनते हैं। तो एक O2 के मोल से कितना बनेगा जी? 4/5 हो जाएगा। और फिर ये ऊपर का हिस्सा छोटा है तो ये बनेगा तकरीबन 0. इसको कर लेते हैं 8 या 9 के लगभग आएगा। 1 मिनट में इसको कैलकुलेटर मेरे पास है तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। 4/5 ये आता है 0.8, ये 0.8 आता है। तो यही मोल्स अब यानी ये कम बना रहा है प्रोडक्ट, 0.8 मोल्स ऑफ NO। तो NO जो कम बन रहा है दिस इज़ बिकॉज ऑफ O2 की वजह से जो प्रोडक्ट है आपका वो कम है। NH3 की वजह से जो प्रोडक्ट जो था वो 1 मोल था, जो कि ज़्यादा है 0.8 से। तो आपके पास जो प्रोडक्ट कम बनाता है वो आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आपके पास यहाँ पर 0.8 के साथ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ये देखें, ये 0.8 मोल जो है वो NO के बनेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो इसने नहीं बताया कि लिमिटिंग है या नहीं, लेकिन ये बताएगा ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो बाकी ये वाला आपका टास्क है, ये आपको मैं छोड़ रहा हूँ, सोल्यूशन नीचे गिवन है, लेकिन आपने इसका फाइंड आउट खुद करना है। ओके, इसके बाद ये सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट में प्रेशर के इससे इंडिपेंडेंट होते हैं, मोलर वॉल्यूम, मैस और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें इफेक्टिव होती हैं ये वाली, जबकि प्रेशर जो है इस पर डिपेंडेंट नहीं होता लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये उसने लॉजिक भी रखा कि फिर यील्ड पे आ जाते हैं बेटे। और यील्ड का टॉपिक ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल कितना होता है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री। फिर एज्यूम 100% एफिशिएंसी कि हम चाहते हैं कि हमारा, या हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट था ना वो सारे का सारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चला गया, कोई और चीज़ नहीं हुआ। नो साइड रिएक्शन, नो लॉसेस, ये हम एजम्पशन थ्योरेटिकल यील्ड में रखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली को हम एक्चुअल कहते हैं। अब ये हमेशा लेस होती है दैन थ्योरेटिकल। ज़ाहिर है क्यों होती है लेस? ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, ड्यू टू साइड रिएक्शन, ड्यू टू इनकम्प्लीट रिएक्शन एंड लॉसेज।
तो इसलिए फिर आप परसेंटेज यील्ड क्या निकालते हैं, परसेंटेज यील्ड इज़ एक्चुअली द रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो ये जितनी भी होगी हाई यील्ड होगी तो रिएक्शन जो है वो एफिशिएंट आ जाएगी। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन अफेक्ट कर सकते हैं, तो बेटा टेम्परेचर, प्रेशर है, प्योरिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स है, साइड रिएक्शंस है, इनकम्प्लीट रिएक्शंस हैं और हैंडलिंग लॉसेस है। यानी हैंडलिंग लॉसेस से मुराद आपने कोई एक रिएक्टेंट को दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना चला तो उस टाइम पे आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कुछ थोड़ा सा वेस्ट हो गया और गिर गया, तो इस तरह हैंडलिंग लॉसेस है। तो बच्चे ये हमारा बेसिक कंसेप्ट का कंप्लीट हुआ चैप्टर।